Good evening, everyone. Good evening. टेस्ट कैसा गया? ट्वेंटी एट रैंक ठीक है, डिसेंट है, but बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा गया, वेरी गुड। परसेंटेज बताओ, तब बताऊंगा कैसे है। परसेंटेज वाइज बताओ। ओह माय गॉड, 55.5 वर्सेस गुड, वेरी गुड बेटा। 47। अमन और इम्प्रूव करो। 61 युक्ता, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। 40% गुड। 58 गुड। एक्चुअली टोटल कितने का था? 180 का था। टोटल मार्क्स कितने थे? 190। तो कुछ परसेंटेज वाइज बताइए मुझे, ऐसे तो नहीं समझ में आता। 40। परसेंटाइल नहीं बेटा, परसेंटेज। परसेंटेज नॉट परसेंटाइल। ठीक है, अगर आपके 30 एबव स्कोर है, अच्छा स्कोर है। ठीक है। अगर जिनके थोड़ा कम है, और इम्प्रूव करें वो स्कोर। और जिनके थोड़ा ज्यादा है, वो इसको मेंटेन रखने की कोशिश करें। ठीक है। जिनके थोड़ा ज्यादा है, वो इस बेटा केमिस्ट्री अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, बट मैंने अपने मन से जान, और मैं सही बताऊं, पेपर मेरा ही बनाया हुआ था। तो मैंने पेपर सिंपल नहीं रखा था, मतलब इसलिए सिंपल नहीं रखा था कि मतलब ऐसा ना हो कि आप पहले ही टेस्ट में आपके बहुत सारे नंबर आ जाए और आप पढ़ना शुरू कर दो। मैंने थोड़ा जानबूझ के पेपर टफ रखा था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब वो इजीली आपसे हो जाते, बट कुछ ऐसे भी सवाल थे जो आपसे नहीं बनते। तो अगर आपसे जो भी गलतियां हुई हैं, आप हर टेस्ट में उन गलतियों को एक जगह नोट डाउन करो, और सोचो कि वो गलतियां कैसे मैं उसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ। यस, नया पढ़ाऊंगा, डेफिनेटली नया पढ़ाऊंगा। मतलब मैंने आपको बता दिया ना, आप ये कोशिश करके चलो कि हमेशा 30% एबव का क्राइटेरिया रख के चलो। नहीं, आज तो मैं पढ़ाऊंगा ही। कल पेपर है ना, आज तो बेटा पढ़ाऊंगा। नहीं, सीएससीएल का कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 होता है, नॉट 6:6। रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, क्योंकि आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मान लो 1 घंटे में मेरा सब कुछ खत्म हो गया टॉपिक। आई थिंक 450 बच्चों ने दिया था ये टेस्ट। अगर मेरा 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो गया, तो लास्ट के हाफ एन आवर जो आप कहोगे वो बता दूंगा। एग्जाम के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने बना रखे हैं, ऑडियो सॉल्यूशन बना रखे हैं। मिलेगा आपको? बेटा मिल जाएंगे वो, है ना? अच्छा, सी सेट पे हैं, ओके। सी सेट पे हैं बच्चों। अभिशार सी सेट पे हैं क्या वो? सी सेट ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने ऑडियो सॉल्यूशन बना रखे हैं उनके, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा है। एल एन प्लस पे भी है, गुड।
नहीं वीडियो नहीं है बेटा, वो ऑडियो है, ऑडियो लिंक है, वीडियो लिंक नहीं है। एलन की वेबसाइट है एलन सी सेट, उस पर मिल जाएंगे आपको। अच्छी रैंक का कट ऑफ कुछ नहीं होता। कोशिश ये करके चलो कि हर टेस्ट में अपनी गलतियों से कुछ सीखने को मिले और आगे आप उसको इम्प्रूव करते चलो, और जितने मार्क्स आए हैं उससे ज्यादा बनते हैं। मैच छूट गया था। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। एलन प्लस पर भी फुल क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस हैं। विनय कुमार ऑडियो सॉल्यूशंस भी हैं क्या एलन प्लस पे? एलन प्लस पे ऑडियो सॉल्यूशंस नहीं है। ओके। सी सेट पे ऑडियो। अच्छा अच्छा। सी सेट पे ऑडियो सॉल्यूशन है बेटा, वहां लॉगिन करके देख लेना आप। सी सेट पे नहीं, मैंने जो ऑडियो बना रखे हैं वो पूरे बना रखे हैं। ऑडियो कंप्लीट सॉल्यूशंस बना रखे हैं, 9 सवाल थे, 9 के सॉल्यूशंस बना रखे हैं। सी सेट पे देख लेना आप। एलन की वेबसाइट है cset.talent.ac, उस पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैंने ऑडियो भी बना रखे हैं बेटा, टेक्स्ट में नहीं, बकायदा समझा के बना रखे हैं। सी सेट है, सी सेट। सर अभी वीडियो नहीं दिख रहा है, कौन सा वीडियो नहीं दिख रहा है बेटा? आलोक कुमार। अच्छा तो आप उसको वापस से लॉग ऑफ करके लॉग इन करो, दिखने लगेगा। हाँ बेटा, मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, मैं पहले अपना टॉपिक खत्म करूंगा। ठीक है, सबकी अपना अपनी चॉइस है, मुझे पहले अपना टॉपिक कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है हेनरीज लॉ। इससे पहले इसको ये देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्योंकि पता है ना, अभी जितनी जितना आराम करोगे ना, बाद में उतनी मुश्किल होगी। चलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान से देखो। मान लो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट ले रखा है आपने, इसमें मुझे किसी गैस को डिसॉल्व करना है। लाइक O2 है, हीलियम है, कोई गैस है जिसको मुझे इसके अंदर सोल्यूबलाइज करना है। ये इसके ऊपर ओपन स्पेस में गैस है, मुझे इस गैस को इसके अंदर सोल्यूबलाइज करना है। ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ है। अच्छा देखिए, गैस के जो मॉलिक्यूल है वो रेड से शो कर रखे हैं,
गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, लिक्विड सरफेस पे हिट करेंगे। गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली लिक्विड सरफेस पे हिट करेंगे, ठीक है। लिक्विड के अंदर जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर देन गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो अगर जहां कहीं भी गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस पर टकराएगा तो लिक्विड का मॉलिक्यूल गैस वाले को खींच लेगा अंदर सॉल्यूशन के, ठीक है। आप ये सोचो कि अगर मुझे लिक्विड को गैस में बदलना है तो उस प्रोसेस में हीट सप्लाई करनी पड़ती है। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल को गैस में मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ती है। अगर गैस को उल्टा करें, लिक्विफाई करें, तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी। बताइए, हीट रिलीज होगी उस दौरान। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मेरे पास जो सॉल्यूट है दैट इज गैसियस मॉलिक्यूल्स, solute is gas plus liquid solvent, solvent is liquid phase, और इन दोनों को मिला के मैं एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। बताइए, अगर आप गैस को कंडेंस कर रहे हो ओवर लिक्विड सरफेस देन डेल एच विल बी नेगेटिव, रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, होगी ना। अभी यहाँ पे हम ली चैडली प्रिंसिपल के एप्लीकेशन देख सकते हैं। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रिया किधर शिफ्ट होता है, सही बात है। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, सिस्टम प्रेशर को कम करना चाहेगा तो लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ शिफ्ट होगा। और गैस के मोल खर्च कहाँ पे हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। गैस के मोल खर्च कहाँ पे हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में खर्च हो रहे हैं। बताइए मुझे, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उधर मूव करेगी जहां प्रेशर कम हो, प्रेशर उस डायरेक्शन में कम होगा जहां गैस खर्च हो। और गैस खर्च किधर हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इधर रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। और गैस के मोल्स बढ़ेंगे इस लिक्विड सॉल्वेंट में, मैं कह सकता हूं गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे इस सॉल्यूशन में, सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ेगी। बताइए, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सबको, बोलिए। प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव की, गैस के ज्यादा मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहे हैं इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस के जब ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, ठीक है। अगर सपोज मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, गुड, वेरी गुड। रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बहुत सारे लोगों को ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, तो जाके एक बार ली चैटलियर प्रिंसिपल में ये देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। ये रिएक्शन किधर मूव करेगी, बैकवर्ड। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो क्या होगा, आप देखिए, सॉल्यूशन से गैस के मॉलिक्यूल अलग होंगे सॉल्वेंट से। देखो, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाए, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाए तो क्या होगा,
कि गैस मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहे हैं सॉल्वेंट से, है ना। मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहे हैं तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, ऑब्वियसली। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है ये। आप अगर इन चीजों को चाहो तो कॉमन सेंस से सोच सकते हो। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करेगी, और गैसियस मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वो क्या होंगे, एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वो लिक्विड से वेपर फेज में जाना पसंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि गैस के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर्ड विद लिक्विड। अगर आप उनको एनर्जी दोगे इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर तो डेफिनेटली उनके अंदर रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, डिसऑर्डर बढ़ेगा, और डिसऑर्डर बढ़ेगा देन दे विल टर्न फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज। आप प्रेशर का भी समझ सकते हो, प्रेशर का भी इम्पैक्ट समझ सकते हो थ्रू कॉमन सेंस। देखिए, अगर मैं इस पिस्टन को नीचे लाऊं तो क्या होगा, इस ओपन स्पेस में भाई ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी बढ़ गई ओपन स्पेस में। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ गई क्योंकि पिस्टन आप नीचे ले आए, इस पिस्टन को प्रेस करके नीचे ले आए, तो इस ओपन स्पेस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल मिलेंगे बेटा पर यूनिट वॉल्यूम, तो उनके कोलिजन भी इस लिक्विड के साथ ज्यादा होंगे पर यूनिट टाइम, दे विल इंपैक्ट मोर कोलिजन ऑन लिक्विड सरफेस। ठीक है, और ज्यादा इंपैक्ट करेंगे लिक्विड सरफेस पे, ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। इतना क्लियर है सबको, बताइए। इतना सबको क्लियर है, बताइए। चलिए, तो ये जो प्रेशर वाली बात है ना, जो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है प्रेशर इंक्रीज करने पे, उस बात को हेनरी ने समझाया एक लॉ के थ्रू। इसको बोलते हैं विलियम हेनरी का एक लॉ था, हेनरीज लॉ। देखिए, सॉल्युबिलिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिख रहा हूँ, गैस के कितने ज्यादा मोल्स डिसॉल्व में इन लिक्विड सॉल्वेंट, दैट इज रिटन थ्रू एक्स गैस। हाँ ठीक, मुझे याद है बेटा, है ना, वो याद हो गया मुझे, क्लियर है मुझे वो, कि जो मैंने कुछ याद दिलाने के लिए कहा था, बिल्कुल सही बात है, याद आ गया मुझे। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है दैट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्स गैस। देखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, लिखना जरा इसको, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, आप लोगों ने पेपर टेस्ट भी बहुत दिनों बाद दिया होगा मुझे लगता है, कोई एग्जाम आप लोगों ने बहुत दिनों बाद दिया होगा, कैसा फील हुआ एग्जाम देख के? 6 महीने बाद, जेई के बाद, की बोर्ड के बाद। अगर सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो उस चीज पे आप फोकस करिए, मतलब मैं तो ये कहता हूँ बच्चों को कि हर एक एग्जाम के बाद ना अपनी कमियां लिखो, कि आपसे किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, उस चीज को लिखो। तानिया, तुझे चीटिंग करने का मौका नहीं मिला, चीटिंग क्यों करना बेटा। 3 आवर्स बैठ नहीं पा रहा था, बेटा घर पे नहीं बैठ पा रहे हो तो एग्जामिनेशन हॉल में तो और दिक्कत है कि बैठने में। घर पे तो बढ़िया सोफे वोफे लगे हुए हैं, बीच बीच में खाने होने को भी आता होगा कुछ ना कुछ। बेटा कैलकुलेशन तो सभी के लिए है। पुनीत कह रहे हैं कि पीसी में बहुत कैलकुलेशन होती है, वो कैसे करें, आदत डालनी पड़ेगी।
ठीक है, कैलकुलेशन की आदत डालनी पड़ेगी। श्रद्धा अभी स्टार्ट किया बेटा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, अभी स्टार्ट किया है। हाँ, अगर स्कोर नहीं अच्छा आया तो मैं तो कहूंगा कि मतलब आप उसको एज ए चैलेंज लो। मतलब मुझे तो, मेरी तो ये आदत है कि कोई चीज अगर मुझे नहीं आती है तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। मतलब आप उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करो कि कब तक नहीं आएगा वो। जिद जिद ठान लो, है ना, क्यों नहीं आएगा, जिद्दी बनो। ठीक है, फाइट करो। लॉन्ग सीटिंग्स के लिए क्या टिप्स दो सर? लॉन्ग सीटिंग्स के लिए क्या टिप्स दो? डेफिनेटली बेटा, बहुत मतलब अभी अ, राजस्थान के अंदर कुछ रिजल्ट्स आए। यूपी जैसे यूपी पीसीएस होता है, मुझे तो पीसीएस का आइडिया है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। राजस्थान में आरएएस होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उसमें बहुत सारी मैंने स्टोरीज पढ़ी पेपर के अंदर कि कोई 12th क्लास में 3 बार फेल हुआ लेकिन उसने हार नहीं मानी, अभी वो एसडीएम के लिए सेलेक्ट हो गया। तो बेटा, आप बेसिकली जीत और हार आपके मन पे डिपेंड करती है। इस समय आपने सोच लिया ना कि मेरे साथ नहीं अच्छा हो रहा है, मतलब मेरा स्कोर खराब जा रहा है, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजी वैसे बनती जाएगी, है ना। आप अपने मन को जिस समय आपने कमजोर कर लिया ना, उसी समय से आपकी हार शुरू है। तो एक तो पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक हमारे साथ क्या होता है ना कि एक हमारे दिमाग में ना एक सबकॉन्शियस माइंड भी होता है जो हमेशा काम करता रहता है। कॉन्शियस माइंड तो तभी तक काम करता है जब तक हम अटेंटिव है, किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। और जो हम करते रहते हैं ना, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सबकॉन्शियस स्टेट पे पड़ता है। मतलब अगर आप अच्छा सोचो, बढ़िया, अच्छा आपने पढ़ी है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जॉन मर्फी की? बहुत अच्छी बुक है बेटा। उसमें ये है, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, मर्फी नहीं, मर्फी, अनीश कुमार मर्फी। भाई उसकी विल पावर है बेटा कि 3 बार। जोसेफ मर्फी, अच्छा अच्छा, मुझे जॉन मर्फी याद है। वही उसकी विल पावर है। हाँ, तो जिस समय आप अगर सोच लेते हो ना कि भाई मेरे से ना होना, तो उसी समय आपका काम खत्म है। हमेशा दिमाग में अच्छी थॉट्स रखो कि मैं, मुझे से चीजें बन रही हैं। इमेजिनेशन रखो कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरे देखे हुए सवाल मुझे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे बढ़िया, मतलब एक थॉट रखो, ड्रीम करो, एक ड्रीम लो कि मतलब ऐसे सोचो कि मैं आईआईटी में जा रहा हूँ। किस्मत वगैरह कुछ नहीं होती बेटा, कार्तिकेय पटेल, ये किस्मत उसमें फालतू बातें हैं। ठीक है। तो एक ड्रीम रखो बेटा, मतलब ऐसा फील करो कि मैं आईआईटी के अंदर हूँ, मतलब सोचो थोड़ा सा, आईआईटी में सब कुछ मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या है ना कि आप उसके प्रति आपका अपने आप अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आपकी ऐसी साइकोलॉजी होगी कि अपने आप मन करेगा आपको पढ़ने का। आप मतलब, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी स्क्रीन आई? बेटा ऑटोमेटिकली चीजें आपके फेवर में होने लगेंगी। लेकिन अगर आप उल्टा पुल्टा सोचोगे कि यार मैं तो 11, मैं तो वैसे ही पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता था, ऊपर से कोरोना आ गया, मैंने 11th 12th पढ़ाई नहीं की, है ना, और अभी क्या चल रहा है, क्या मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर ऐसी थॉट्स रखोगे ना, हमेशा एक पढ़ाई से रिपल्शन आएगा। अच्छा सोचो यार ना। वैसे भी आपके लिए मैं बताऊं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है ना कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उस एग्जाम में 30 to 35% स्कोर बहुत सफिशियंट है।
लो स्कोरिंग एग्जाम है। नीट का एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट। अगर आपने मेहनत की और आपने कुछ अच्छे सवाल क्लिक कर दिए तो आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। तो बेटा बहुत मुश्किल नहीं है चीजें, लेकिन अगर आप पहले से अगर उनको मुश्किल मान लोगे, लड़ना छोड़ दोगे, तो वो बहुत मुश्किल है। फाइट तो हमेशा करनी पड़ेगी। ठीक है। और अभी नहीं, लाइफ लॉन्ग। मतलब ऐसा नहीं है कि अब ऐसा नहीं है कि मतलब आपने आईआईटी का एग्जाम दे दिया तो बहुत बड़ी तोप मार ली, आप आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, तो उसके बाद भी हमेशा फाइट रहेगी। हमेशा फाइट रहेगी, मतलब लाइफ लॉन्ग। फिर उसके बाद नौकरी के बारे में, पहले सीजीपीए के बारे में सोचोगे, फिर नौकरी के बारे में सोचोगे, फिर शादी होती हो जाएगी, फिर बच्चों के बारे में सोचोगे, फिर बच्चों की शादी, मतलब ये लाइफ लॉन्ग फाइट लगी रहेगी। है ना? तो एक फाइटर वाली स्पिरिट, सही बात है, फाइटर वाली स्पिरिट अपने अंदर डेवलप करो। रोने वाली स्पिरिट छोड़ो। फिर जिंदगी में क्या होगा ना कि हर जगह जहां भी मतलब लगेगा ना कि आप कमजोर पड़ रहे हो, हर जगह एक्सक्यूज ढूंढोगे। कभी किसी पे थोपोगे, कभी बोलोगे कि पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, कभी बोलोगे टीचर ने नहीं किया, तो मतलब कुछ ना कुछ आप उसमें फिर क्या होगा ना कोई एक्सक्यूज ढूंढते रहोगे। ठीक है, तो बेटा फाइटर स्पिरिट डेवलप करो। चलिए, हम क्या लिख रहे थे? हेनरीज लॉ लिख रहे थे ना। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, solubility of a gas in liquid solvent depend on depend on partial pressure of gas above the solution partial pressure of gas above the solution। इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर आप जितना ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन के ऊपर, उतना ज्यादा गैस के ज्यादा मोल डिसॉल्व होंगे इन लिक्विड सॉल्वेंट। ये इस लाइन का मतलब है। प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्वेंट के ऊपर गैस का, उतने ज्यादा उस गैस के मोल्स सोल्यूबल होंगे इन सॉल्वेंट। ठीक है। प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर लग रहा है, मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, अबव द सॉल्यूशन। प्रेशर किसके ऊपर लग रहा है? सॉल्वेंट के ऊपर, ज्यादा मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं। अगर यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो क्या लिखूंगा? कांस्टेंट ऐड होगा, दैट इज कॉल्ड केएच। केएच इज हेनरीज कांस्टेंट। मतलब जो ली चैटलियर प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन किया ना, उसी को इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जो ली चैटलियर प्रिंसिपल ने बोला, उसी को इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। केएच जो है, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। अलग अलग गैसेस के लिए जो वैल्यू ऑफ केएच होगी इट विल बी डिफरेंट। अलग अलग गैसेस के लिए वैल्यू ऑफ केएच विल बी डिफरेंट। अगर मैं प्रेशर ऑफ गैस को प्लॉट करूं थ्रू मोल फ्रैक्शन, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ग्राफ? बताइए मुझे, क्या नेचर होगा ग्राफ का? स्ट्रेट लाइन। गुड। किस फॉर्म की? y इक्वल टू एम एक्स। स्लोप कितना होगा बेटा इसका?
KH के बराबर है ना, स्लोप इक्वल टू KH। ये ग्राफ क्या रहा है कि आप गैस के ऊपर प्रेशर, गैस का प्रेशर बढ़ाते जाओ, गैस के ज्यादा मोल्स डिसॉल्व मिलते जाएंगे सॉल्वेंट के अंदर, ये कह रही है इक्वेशन। आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाते जाओगे ओवर लिक्विड सॉल्वेंट, उतने ज्यादा मोल्स सॉल्युबलाइज होते जाएंगे इन सॉल्यूशन। क्लियर? बताइए। चलिए, अच्छा ये बताओ, केएच जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, एक फंक्शन जो केएच है, इट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और ये बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है घटती है? कम होती है। इट मींस अगर केएच बढ़ रहा है देन सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। अगर आपको दो गैसेस दे दी, पूछ दिया विच वन विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर, और आपको केएच की वैल्यू दे रखी है, तो बेटा जिसका केएच ज्यादा होगा वो लेस सॉल्युबल होगा सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, जिसका केएच ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट के अंदर लेस सॉल्युबल। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस में लिखिए, limitations of Henry law. Henry law is not applicable when gas molecule undergo dissociation in solvent। First point है, Henry's law does not work, या Henry's law is not applicable when gas molecules undergo dissociation in solution। इस लाइन में क्या मतलब है, जैसे आपने HCl ले लिया, HCl को अगर आप पानी में सोल्यूबलाइज करो, इट विल डिसोसिएट इन H प्लस एंड Cl माइनस। यहाँ पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, मतलब लो सोल्यूबल गैसेस हैं, इनकी सोल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर कम है, लाइक O2 है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, इनकी सोल्युबिलिटी लेस है या पुअर है, उन गैसेस के लिए जो हेनरीज लॉ है इट इज एप्लीकेबल। Henry law is not applicable for gases which dissociate in solvent। पहला स्टेटमेंट था, Henry law is not applicable to gases which dissociate in solvent। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट, डिसोसिएट इन सॉल्वेंट। दूसरा पॉइंट, Henry law does not work, Henry's law does not work when gas molecule react chemically with solvent। Henry law does not work when gas molecule react chemically with solvent। तो इसका क्या मतलब है, कुछ गैसेस ऐसी है ना जो वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाती है, लाइक CO2। CO2 रिएक्ट करके इट फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन प्लस H प्लस आयन। SO2 react with water, it form HSO3 minus plus H plus। Ammonia react with water,
इट फॉर्म NH4 प्लस OH माइनस। तो ऐसी गैसेस जो वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट कर रही है, हेनरीज लॉ उन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो जो CO2 और SO2 ये एसिडिक गैसेस है, H प्लस फर्निश कर रही है इन सॉल्यूशन, while ammonia is basic it produces OH minus in solution। ऐसी गैसेस जो केमिकली रिएक्ट कर रही हैं थ्रू वाटर और गिवन सॉल्वेंट, वहां पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एग्जांपल लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट, हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई। और ज्यादा प्रेशर होने पे भी जो हेनरीज लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर इज टू लो। ये इसकी लिमिटेशंस है हेनरीज लॉ की। यहाँ पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई और टेम्परेचर इज टू लो। ये इसकी लिमिटेशंस है। पता है, इतना क्लियर है सबको? इतना चमक गया? एक सवाल करते हैं इस पे बेटा। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा था हेनरीज लॉ पे, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वो लिक्विड सॉल्यूशन का, उसको अटेम्प्ट करते हैं। एडवांस से हटा दिया उसको, कर रखा होगा, द सॉल्व बोले। यस, मिल गया। अब मेरे पास हिंदी वाली शीट है, लैंग्वेज लिखवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन मतलब पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन है क्या, पूछा क्या है। टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। इस पे देखिए नाइट्रोजन गैस को इन्होंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। हेनरीज लॉ सोडा ड्रिंक में कैसे एप्लीकेबल है? नहीं एप्लीकेबल है हेनरीज लॉ सोडा ड्रिंक में, ऑब्वियसली, क्योंकि सोडा ड्रिंक के अंदर कार्बोनेटेड वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है सॉल्वेंट के अंदर एट वेरी हाई प्रेशर, तो वहां हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, हाँ सही बात है, फिर स्कूल रिवर में भी यहाँ पे हेनरीज लॉ का लिमिटेशन ही है, बहुत लो टेम्परेचर है। ठीक है, वैल्यू ऑफ KH इज गिवन फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का KH दे रखा है, KH इज 1 × 10⁻⁵ ATM। सवाल देखो भाई। ठीक है यार, आपने ये सब बहुत सारी थ्योरी पढ़ रखी, एनोक्सिया की कंडीशन, माउंटेन पे एनोक्सिया होता है या अच्छा वहां तो बेंड्स होता है, हाँ हाँ, माउंटेन्स पे एनोक्सिया होता है बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, ऑक्सीजन जो है वो बीन्स के अंदर बहुत कम सोल्यूबल मिलती है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होता। हाँ, एनोक्सिया तो माउंटेन्स पे होता है, बिल्कुल सही बात है, वाटर में बेंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, जब अचानक से सरफेस के ऊपर आते हैं तो बेंड फॉर्म होते हैं, क्योंकि अंदर तो गैस की सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जब आप बाहर आते हैं हाँ तो नाइट्रोजन की वजह से बेंड फॉर्म होते हैं।
आपने ये थ्योरी तो खूब पढ़ रखी है, सवाल लगाने नहीं आते बस। नाइट्रोजन का एयर में मोल फ्रैक्शन 0.8 है, यानी YN2 इज 0.8। अब ये कह रहा है कि अगर टोटल प्रेशर इज 5 atm, तो वाटर के 10 मोल्स हैं, 10 मोल H2O में नाइट्रोजन के कितने मोल डिसॉल्व होंगे, ये पूछा है। लैंग्वेज समझ में आई? टेम्परेचर फिक्स है 298 केल्विन। हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ KH ऑफ नाइट्रोजन इज 10⁵ 5 atm। ठीक है, टोटल प्रेशर इज 5 atm। अब इन्होंने ये बोला है कि 5 atm टोटल प्रेशर पे 10 मोल वाटर के अंदर कितने मोल नाइट्रोजन के सॉल्युबल होंगे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? ये एयर के अंदर नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन है। एयर के अंदर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाल्टन्स लॉ यूज करते हैं और ये निकाल लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का कितना है। तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू N2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर, ऐसे लिखा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.8 इंटू 5, दैट इज 4 atm। कहने का मतलब है कि जो ऊपर गैसेस प्रेजेंट है उनमें से 5 atm में से 4 atm प्रेशर किसका लग रहा है, ड्यू टू नाइट्रोजन ओनली, है ना। अब यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन का प्रेशर पता है, तो मैं हेनरीज लॉ यूज कर सकता हूँ। नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है, 4 atm। KH की वैल्यू, मान लो n मोल नाइट्रोजन के डिसॉल्व है, टोटल मोल्स इज n+10। 10 वाटर के हैं, n नाइट्रोजन के हैं। ठीक है, बेटा ये कितना हो गया, है ना। अभी वैल्यू बहुत कम है, डिनोमिनेटर में n को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो वैल्यू ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएंगे 4 × 10⁻⁻⁴। ये आंसर हो जाएगा। बोलिए, क्लियर इतना? हम्म, सही है युक्ता, सही बताया था बेटा। क्लियर इतना? हम्म, आगे चले। n को क्यों काटा, आप वैल्यू निकाल लेना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, है ना। आपको दिख जाएगा कि n बहुत छोटा है। ऑब्वियसली अगर आप देखो ना, कोई वैल्यू अगर बहुत कम आ रही है, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, यानी n बहुत छोटा होगा 10 से, इसलिए n को काटा। ठीक है, आगे चले। बताइए मुझे, इतना क्लियर है जनता को, इतना सबको क्लियर है? चलिए, अब दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं, हालांकि उनसे क्वेश्चंस कभी नहीं आए, बट एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले टाइम पे वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में तो नहीं पूछेगा। ठीक है, एक पॉइंट है डिस्टिलेशन। चलो पहले आपको ये बताता हूँ, बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट।
हाँ बेटा, अभी वो बनाने जा रहा हूँ, हर्षित वो बनाने जा रहा हूँ ग्राफ। अच्छा, आपको आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ पता है? आइडियल सॉल्यूशन को किस तरीके से बनाते थे? मान लो मेरे पास सेम सिचुएशन है। ये बी है, ये है वेरिएशन ऑफ ए इन लिक्विड, एक्स इज 0, एक्स इज 1। ठीक है, ये कंपोजिशन किसमें है? ये जो ग्राफ आपने बना रखा है किसमें है ये? लिक्विड में या वेपर में? लिक्विड में, वेरी गुड। ये वेरिएशन किसमें? लिक्विड में। शानदार, मजा आ गया। याद तो है आप लोगों को। हाँ देखो, एक आध एक्सेप्शन मिल ही जाएंगे। एक दो ने बोल ही दिया कि वेपर में है। अच्छा, ये कर्व किसके लिए भाई? ये ग्राफ किसका है? वेपर में। अगर इसको मैं एक्स एक्सिस से कनेक्ट करूं तो ये वेपर का कंपोजिशन दिखा रहा है। इसको अगर एक्स एक्सिस पे कनेक्ट करूंगा तो इसको वाई बोलूंगा। ठीक है बेटा, ये लिक्विड कंपोजिशन लाइन है, ये वाली लाइन जो है, दैट इज लिक्विड कंपोजिशन लाइन। इसको मैं बोल सकता हूँ, नीचे वाले को, वेपर कंपोजिशन कर्व। वेपर कंपोजिशन कर्व। ठीक है, ऑब्वियसली जहां वाई ए 0 है वहां वाई भी 1 हो जाएगा। एक्स ए प्लस एक्स बी इज 1। सिमिलरली वाई ए प्लस वाई बी इज 1। तो जहां वाई ए 0, वाई बी शुड बी 1। जहां वाई बी इज 1, देयर शुड बी वाई ए शुड बी 0। ठीक है, अब इस लिक्विड कंपोजिशन के ऊपर ना पूरा सिस्टम प्रेजेंट होगा इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। इस वेपर कंपोजिशन कर्व के नीचे पूरा सिस्टम प्रेजेंट होगा इन फॉर्म ऑफ वेपर। और बीच में देयर शुड बी डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। जो मैंने आपको टाई लाइन से रिप्रेजेंट करके बताया था कि अगर मान लो आपने ये कंपोजिशन को ले लिया, सपोज इस पॉइंट एक्स से बराबर 0.4 है, तो इसके साथ बनने वाली वेपर जो इक्विलिब्रियम पे होगी, आप एक टाई लाइन ड्रॉ कर लो। और ये टाई लाइन कर्व वाले ग्राफ को जिस पॉइंट पे कट कर रही है ना, वो वेपर का कंपोजिशन होगा। सपोज इट इज y इक्वल टू 0.5 मान लिया। तो ये टाई लाइन के थ्रू पता लगता है। टाई लाइन पता है आपको? बताइए। टाई लाइन मालूम है सबको? चलो देखो, टाई लाइन क्या होती है। जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इसको लिक्विड, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, है ना, ऐसे। तो इसको क्या बोलूंगा, एक्स या वाई? इस वाले पॉइंट को एक्स बोलूंगा या वाई बोलूंगा? एक्स बोलूंगा, सही बात है, एक्स बोलूंगा। इस वाले पॉइंट को क्या बोलूंगा? वाई बोलूंगा, वेरी गुड। अब सुनिए, अगर मान लो सपोज कोई आपके पास सिस्टम है लाइक दिस, आपने एक लिक्विड ले रखा है किसी कंपोजिशन का। मान लो सपोज यहाँ पे एक्स से 0.4, मान लो यहाँ पे एक्स से 0.4 है इस पॉइंट पे, और ये किस कंपोजिशन का वेपर बनाएगा, ये टाई लाइन बताता है।
आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, वेपर वाले कर्व को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको अगर आप मिला दो थ्रू एक्स एक्सिस, तो जो पॉइंट है वो वेपर का कंपोजिशन पता लग जाएगा। और ये टाई लाइन के थ्रू पता लगता है उस लिक्विड के साथ बनने वाली वेपर किस मोल फ्रैक्शन की होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बता रही है। इस लाइन का नाम क्या है? टाई लाइन। लिख लो, बात को भी लिख लो। टाई लाइन tells about the composition of vapor, composition of vapor, composition of vapor in equilibrium with liquid taken in equilibrium with the liquid taken. Tie line tells about the composition of vapor in equilibrium with the liquid taken in equilibrium with the liquid taken। लिख लिया? लिख लिया सबने? तो लिक्विड के साथ जो वेपर बन रही है इक्विलिब्रियम पे, उसका मोल फ्रैक्शन टाई लाइन बताती है। अब सुनना, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, वर्टिकल लाइन क्या बताएगी? अगर यहाँ एक वर्टिकल लाइन खींच दूं तो क्या होगा बताओ? चलो एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, सही में खींचते हैं। मान लो बेटा एक वर्टिकल लाइन खींच दी, है ना? एक वर्टिकल लाइन आपने खींच दी, कुछ पॉइंट्स ले लिए। इन पॉइंट्स पे क्या सिचुएशन होगी मैं बताता हूँ। इसका नाम रखा ए बी सी डी, ठीक है? देखने रहो, यस बेटा थोड़ा सा गलती हो, वाई इज वन। अच्छा, इस पॉइंट ए पे ना सिस्टम जो होगा, अगर प्रेशर ए के बराबर है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए सिस्टम विल बी इन फॉर्म ऑफ प्योर लिक्विड। सिस्टम जो होगा वो प्योर लिक्विड के फॉर्म में होगा, 100% लिक्विड होगा। पॉइंट ए पे देख लो, इस जोन के ऊपर, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 100% लिक्विड होगा, इस कर्व के नीचे 100% वेपर होगा, बीच में दोनों फेजेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे। जो बीच का जोन है उसमें दोनों फेजेस मिल सकती हैं, लिक्विड अलोंग विद वेपर, ठीक है? बताइए, बोलो भाई। पॉइंट बी पे क्या होगा ना, जैसे जैसे आप प्रेशर रिड्यूस कर रहे हो, आप पॉइंट बी पे आए, यहां से वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। पॉइंट बी से वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट, पॉइंट बी से। मतलब आप इस पे कह सकते हो ना कि फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म एट पॉइंट बी। देख लो आप पॉइंट बी को, देखो पॉइंट बी को, देखो आप इस पॉइंट पे जो बबल होगा, फर्स्ट बबल ऑफ वेपर विल फॉर्म एट पॉइंट बी। बोलिए, और नीचे आएंगे तो क्या होगा? मान लो जैसे एक पॉइंट और ले लिया आपने, एक्स ले लिया, उसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर इस पॉइंट एक्स पे क्या होगा, लिक्विड का कंपोजिशन ये होगा और वेपर का कंपोजिशन ये होगा। आप एक्स एक्सिस से मिला दो पॉइंट एक्स पे,
टाई लाइन के थ्रू बता सकते हैं। ये बढ़िया सवाल था। हु इज डिक्रीजिंग दिस प्रेशर? आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ। ठीक है, ये बढ़िया सवाल पूछा, हु इज डिक्रीजिंग दिस प्रेशर। चलो मैं अपनी फोटो बना देता हूँ। मान लो मैं ही डिक्रीज कर रहा हूँ प्रेशर सिस्टम का। मैं डिक्रीज कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, पॉइंट सी पे बताइए क्या होगा। सिस्टम किसके फॉर्म में होगा? पॉइंट सी पे किसके फॉर्म में होगा? ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड हैज बीन टर्न्ड इनटू वेपर फॉर्म। बताइए। ठीक है, एट पॉइंट सी, इसको बबल पॉइंट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड बबल पॉइंट। पॉइंट सी पे क्या हो रहा होगा? ऑल द liquid has been converted to vapor। आप कह सकते हो कि थ्योरेटिकली आप कह सकते हो कि लास्ट ड्रॉप ऑफ या लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड जो है वो वहां पे बच रहा है। लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड रिमेन, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड रिमेन, इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। इससे भी नीचे आ जाओगे लाइक पॉइंट डी पे, सिस्टम 100% क्या होगा? पेपर फॉर्म में। देख लो, आप ध्यान से देखिए, जो बात बताई वो ध्यान से देखिए। क्यों बेटा, सॉर्ट ऑफ कोलाइड होता है। ठीक है, लिक्विड का गैस के अंदर सॉल्यूशन होता है, उसको एरोसॉल भी बोलते हैं, वो ड्यू होता है। लिक्विड बहुत माइनर अमाउंट में होता है, मतलब जो डिस्पर्स फेज है दैट इज लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, तो वहां से जो सॉल्व बन रहा है दैट इज कॉल्ड ड्यू। ग्राफ क्लियर है बेटा? ग्राफ क्लियर है सबको? ग्राफ में क्या बताया वो समझ में आया? प्रेशर कौन डिक्रीज कर रहा है? बताओ। हाँ, या तो आप हो सकते हैं या मैं हो सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं सिस्टम को कंप्रेस कर रहा हूं, है ना, अगर मैं सिस्टम को कंप्रेस कर रहा हूं, यानी क्या कर रहा हूं? प्रेशर डिक्रीज का करने का मतलब क्या हो रहा है? प्रेशर सिस्टम को मतलब ऊपर ले जा रहा हूँ, जैसे पिस्टन है। प्रेशर डिक्रीज करने का ये सेंस है कि इस यहाँ पे लिक्विड वेपर सिस्टम है ना, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो प्रेशर रिलीज हो रहा है। ठीक है, अगर इसको नीचे ले जाऊं तो मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर इधर अगर चले तो प्रेशर कम हो रहा है। अगर प्रेशर कम करेंगे तो लिक्विड विल टर्न इनटू वेपर। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं तो वेपर विल टर्न इनटू लिक्विड। देख लो, वाई एक्सिस के लॉ। प्रेशर डिक्रीज करूंगा, लिक्विड विल टर्न इनटू वेपर, एंड प्रेशर इंक्रीज करूंगा एंड वेपर विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। राइट, फेज डायग्राम बोलते हैं इसको। चलिए अब इसी पे एक
क्वेश्चन करते हैं कि मान लो अगर इस पे कोई सवाल आ गया तो किस टाइप का होगा, उस पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिए। A liquid mixture of A and B, यहाँ पे थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये मैं आइसोथर्म ड्रॉ कर रखा है। थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज करके प्योर सिस्टम थोड़ी ना है कि केवल वेपर प्रेशर होगा। ये तो बाइनरी सॉल्यूशन है। टेम्परेचर चेंज करके इसका वेपर प्रेशर बदल सकते हो, कोई प्योर सिस्टम थोड़ी ना है। क्वेश्चन लिखिए। A liquid mixture of A and B, a liquid mixture of A and B is composed of a liquid mixture of A and B is composed of 1 mole of A and 1 mole of B. A liquid mixture of A and B is composed of 1 mole of A and 1 mole of B at 300 Kelvin. P naught A आपको दे रखा है इसमें। P naught is given 150 torque. P naught A is 150 torque and P naught B is 600 torque. ऑप्शन 1 लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए। इफ द प्रेशर ओवर मिक्सचर इज रिड्यूस, if the pressure over mixture is reduced, at what pressure first bubble of vapor form? At what pressure first bubble of vapor form? मुझे बताओ इनमें से किस पॉइंट की बात हो रही है? किस पॉइंट की बात हो रही है? बी पॉइंट की, है ना? तो अगर बी पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट बबल वेपर का बन रहा है, ठीक है, प्रेशर बताना है। तो सिंपली फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, अच्छा 1 मोल ऑफ ए है लिक्विड में, 1 मोल ऑफ बी है, एक्स से कितना हुआ? 0.5। एक्स बी इज ऑल्सो 0.5। बताइए टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे? दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बताइए कितना आएगा? 375 टॉर्क। ठीक है, इस प्रेशर पे पहला बबल बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल ऑफ वेपर, what is the composition of first bubble of vapor form? What is the composition of first bubble of vapor form? अब बेटा वेपर का कंपोजिशन देखो कैसे निकालते हैं। डाल्टन्स लॉ यूज करके आपने पढ़ा था कि पाई ए इज पी ए अपॉन पी टोटल। बताइए पढ़ा है कि नहीं? बोलिए। वेपर का कंपोजिशन बताना है, मतलब सुनो ना, डायग्रामेटिकली किस पॉइंट की बात कर रहा है वो भी समझो। डायग्रामेटिकली इस पॉइंट की बात कर रहा है, देखो
इस पॉइंट की बात, ये बात समझ में आई? ये जो लिक्विड बना ना, इसको कनेक्ट किया है तो ये तो लिक्विड का कंपोजिशन आ गया, एक्स से 0.5 हो गया, एक्स भी 0.5, प्रेशर टोटल 375 हो गया यहाँ पे। अब इसके साथ जो वेपर बन रही है उसका कंपोजिशन पूछा है, इसका पूछा है, इसका, ये पूछा है, वाई पूछा है। बहुत ध्यान से देखिए, सबको समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, मतलब इतना आसान टॉपिक नहीं है, इंजीनियरिंग का टॉपिक है ये, इतना आसान नहीं है। जो ध्यान से देखेंगे उन्हीं के समझ में आएगा। वाई कैसे निकालते हो, पी अपॉन पी टोटल फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दैट इज पी अपॉन पी टोटल। ये कितना हो गया, पी नोट एक्स से कितना था, 75 डिवाइड बाई 375, कितना हुआ, 1/5। हाँ 1/5, हाँ 0.2, सही अक्षर, सही है, सही है बेटा। वाई भी कितना होगा, 0.8। देखो ये बहुत रियलिस्टिक है, क्यों रियलिस्टिक है जरा ये बात सुनना। विच इज मोर वोलेटाइल, ए और बी, बोलो। ज्यादा वोलेटाइल कौन है, ए वोलेटाइल ज्यादा है या बी? तो अगर बी ज्यादा वोलेटाइल है ना बेटा, तो इसका कंपोजिशन वेपर में ज्यादा डोमिनेट करेगा एज कंपेयर विद लिक्विड, ठीक है। बी वेपर फॉर्म में ज्यादा मिलेगा सिंस बी इज मोर वोलेटाइल। अगला पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, when pressure is reduced further, when pressure is reduced further, at what pressure, at what pressure does, at what pressure does last trace of liquid will be found, last trace of liquid will be found, तो किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, बोलो भाई। सी, सी पॉइंट की बात कर रहा है, लिक्विड वाले कर्व पे या वेपर वाले? सी किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, वेपर कर्व पे। तो अगर सी वेपर कर्व है बेटा, तो इस पॉइंट पे सोचना जरा, इसको अगर इस पॉइंट पे जो एक्स से था यहां जाके वाई हो गया, क्योंकि सेम लाइन है, सेम एक्स ऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे जो एक्स से रहा होगा वो यहाँ पे जाके वाई हो जाएगा, बोलो। सेम वर्टिकल लाइन है ना, तो इस पॉइंट पे मैं एक्स से बोलता था क्योंकि ये लिक्विड वाला ग्राफ था। इसी पॉइंट पे जो जस्ट इसके बिलो है, इसको क्या बोलूंगा, ये वेपर वाले पे, तो इसको वाई बोलूंगा। तो जो एक्स से था इस पॉइंट पे वो वाई हो जाएगा, एक्स से कितना था इस पॉइंट पे, 0.5, यानी इस पॉइंट पे वाई कितना मिलेगा, 0.5, और वाई भी कितना हो जाएगा, 1 - 0.5। प्रेशर कैसा निकालोगे, एक फॉर्मूला याद हो, वाई अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी इज 1/पी टोटल। याद आ रहा है, शायद याद हो जाए, याद आ रहा हो। इससे निकालो टोटल प्रेशर कितना आएगा, वाई इज 0.5 अपॉन पी नॉट ए इज 150, YB is again 0.5 upon 600, that is 1/P total. 600 4 2 will be 600 divided by 2. बताओ कितना होगा,
600 डिवाइड बाय 2.5 कितना होगा? बोलो। 240। और सॉरी एटीएम तो बहुत। अरे ये बताओ, इस पॉइंट पे आप किस पॉइंट की बात कर रहे थे? सी वाले की। वेपर पे है। अब इसके साथ इक्विलिब्रियम में जो लिक्विड होगी उसका कंपोजिशन कैसे निकालें? ये लिक्विड होगा इसके साथ इक्विलिब्रियम में, टाई लाइन से जो दिखा रहा हूं। बोलो, लिखो इस बात को। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड। एक्स से एक्स भी बताना है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड। लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड का कंपोजिशन कैसे निकालें? बहुत सिंपल है। टोटल प्रेशर निकाल लिया। P टोटल इज इक्वल टू, लीनियर रिलेशनशिप होता है P नॉट ए एक्स से प्लस P नॉट बी एक्स बी। टोटल प्रेशर इज 240, P नॉट इज 150 एक्स से प्लस 600 एक्स बी कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स से। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स बी? बताइए, एक्स और एक्स बी का क्या वैल्यू होगा? पॉइंट फाइव आ रहा है, इतना नहीं आना चाहिए। 0.5 आ रहा है, मुझे वो सॉल्व करना पड़ेगा। भाई लिक्विड में डाल्टन लॉ कैसे लगाओगे? लिक्विड में राउल्ट लॉ लगता है। पॉइंट एट, एक्स बी विल बी पॉइंट। ये कंपोजिशन हो गया लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड का। अब देख लो ना फिर से किन किन पॉइंट्स की बात की थी, जरा ये देख लो एक बार। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है ये, जेई में आज तक क्वेश्चन नहीं आया, बट जब भी आएगा एडवांस में आएगा, मेंस वाले नहीं पूछेंगे इसको। अभी तक सवाल तो नहीं आया जेई के अंदर। आ सकता है, बहुत हालांकि कम प्रोबेबिलिटी है, आ सकता है। टिपिकल टॉपिक था इसलिए मैंने लास्ट में इसको बता दिया। नहीं, आज तक कभी नहीं आया ना, मेंस में तो सवाल ही नहीं बनता। कहाँ जाओगे? अनीश कुमार, 15 मिनट टाइम है अभी। अभी तक पढ़ाई नहीं की तो 15 मिनट में क्या कर लोगे? एडवांस में नहीं है। चैप्टर बेटा यहाँ पे खत्म हो गया, चैप्टर कंप्लीट है। इजी है। अच्छा, नहीं, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ना, डिस्टिलेशन बता दूं क्या? वो तो बता दूं, 5 मिनट लगेगा मुझे। हालांकि वो भी कभी नहीं आया है। ठीक है, जिसको नहीं देखना वो जा सकता है। बेटा कल एग्जाम है, ये एग्जाम ऐसा नहीं होता कि अभी आप पढ़ लोगे कल सेलेक्ट हो जाओगे। ये एग्जाम ऐसा कभी नहीं होता, है ना? कि अगर आज इसमें रोज पढ़ना पड़ता है इस एग्जाम के लिए।
मतलब ऐसा नहीं कि आज आप जाओगे अभी 10 मिनट पढ़ लोगे और कल आप बहुत बढ़िया, आपकी रैंक से आप बहुत सारा तूफान मचा के आ जाओगे। ऐसा नहीं होता। पूरा साल पढ़ने पे सिलेक्शन होता है। ठीक है। तो जो इस गलत फहमी में होंगे कि आज वो पढ़ेंगे और कल बहुत ज्यादा तूफान मचा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बार बार तूफान, वो कल तूफान मूवी देख ली ना, इसीलिए दिमाग में तूफान तूफान ही चल रहा है। नेक्स्ट चैप्टर काइनेटिक्स होगा बेटा। 25 को हो तो मतलब समझा नहीं। देखो डिस्टिलेशन का क्या मतलब है? ठीक है रिया, पता चल जाएगा बेटा केमिकल काइनेटिक्स कितना आता है। अगला चैप्टर वही है। टॉपिक इज डिस्टिलेशन। व्हाट इज डिस्टिलेशन? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट when there is difference in their volatility or boiling point। ठीक है। What is distillation? Distillation is separation of two separation of mixture into pure component when there is a difference in volatility or boiling point of components। ये डिस्टिलेशन का मतलब है। कहना क्या मतलब है? मेरे पास दो लिक्विड है, दोनों में अगर वेपर प्रेशर का डिफरेंस है ठीक ठाक, तो मैं उन दोनों के मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकता हूं थ्रू डिस्टिलेशन मेथड। ये सीधी भाषा में है ना। अगर मेरे पास दो कंपोनेंट का मिक्सचर है और उस मिक्सचर से मुझे उन्हें प्योर फॉर्म में सेपरेट आउट करना है, देन दिस टेक्निक इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में देखो करते क्या है। ये कॉन्जिक्यूटिव चैम्बर्स हैं। ए और बी का इसके अंदर मिक्सचर है। ए और बी है इसके अंदर। ठीक है। इनमें से कोई एक ज्यादा वोलेटाइल है, तो जो ज्यादा वोलेटाइल है वो वेपर बना देगा, ज्यादा वेपर बनाएगा। सुनना, मान लो सपोज ए वाज मोर वोलेटाइल देन बी, तो वेपर में ज्यादा रिच कौन होगा, ए या बी? बताओ मुझे। ए रिच होगा, ए होगा। ठीक है। तो इसकी जो वेपर बनी ना इक्विलिब्रियम पे, इसको आपने उठाया और अगले चैम्बर में कंडेंस करा लिया, इस वेपर को ट्रांसफर कर लिया इन दिस नेक्स्ट चैम्बर। ठीक है। आपने इस वेपर को यहाँ ट्रांसफर कर लिया, तो जो वेपर का मोल फ्रैक्शन था पहले वाले चैम्बर में, चैम्बर वन में, वो उस अगले चैम्बर में लिक्विड का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा इन चैम्बर टू। बताइए, आपने उस पूरी वेपर को उठाया, इधर ट्रांसमिट कर दिया, तो जिस कंपोजिशन की वेपर थी उसी कंपोजिशन का ये लिक्विड बन जाएगा। तो बोलो भाई, ये क्लियर है? जो वेपर का कंपोजिशन था उसी कंपोजिशन का ये लिक्विड मिल जाएगा आपको। अब इस लिक्विड में ज्यादा कौन होगा? ये ज्यादा होगा। फिर आपने इसको इवेपोरेट होने दिया, फिर इसने वेपर बनाया,
ए ऑलरेडी ज्यादा था, और ज्यादा बढ़ जाएगा इस वेपर के अंदर, बताइए, ए और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी आपने इसकी वेपर बनाई दूसरे वाले चैम्बर में, y1 डैश, है ना। y1 डैश कैसे निकालोगे भाई, आपको x1 डैश पता है, आप टोटल प्रेशर निकाल लो, P0 ए x1 डैश लिख दे, इससे प्रेशर निकाल लो, टोटल प्रेशर, ए का पार्शियल प्रेशर बटे टोटल प्रेशर, ये दूसरे वाले चैम्बर में ए का मोल फ्रैक्शन हो गया, 1 से माइनस कर दो, बी का जाएगा, बताओ, ठीक है। अभी जो इसकी वेपर बनी, इसको यहां ट्रांसमिट कर दिया, तो ये जो वेपर का कंपोजिशन था वो इस वाले लिक्विड का मिल जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं, वाई ए डैश विल बी एक्स ए डबल डैश, और वाई बी डैश विल बी एक्स बी डबल डैश, बताओ सही बात है या नहीं। नहीं, इनिशियली केवल पहले चैम्बर में ए और बी था, अक्षित, इनिशियली केवल पहले चैम्बर में ए और बी था, ठीक है। यहां से जो वेपर बनी उसको यहाँ ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो जो ए और बी के वेपर फेज में मोल मिलेंगे वही तो इस लिक्विड में बचेंगे। फिर उसको गर्म किया, इसकी वेपर बनी, ऑलरेडी जो इनरिच्ड वन था वो इसमें आ गया, और गर्म किया तो और वेपर में इनरिच्ड हो गया, इसको यहाँ ट्रांसमिट किया, तो इसकी वेपर का कंपोजिशन इसके लिक्विड का कंपोजिशन सेम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाते हैं, आप नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ाते जाएंगे, जो मोर वोलेटाइल है इट विल बी एनरिच्ड इन वेपर फेज, एंड लेस वोलेटाइल विल बी लेफ्ट इन लिक्विड फेज। इस टेक्निक को बोलते हैं डिस्टिलेशन। इक्वेशन में अगर जब भी लिक्विड में लगाना हो तो आप राउल्ट्स लॉ यूज करना। जैसे मान लो मुझे यहाँ इस चैम्बर का प्रेशर निकालना है, सपोज यहाँ मुझे मिल गया वाई ए 0.8, मिल गया वाई बी 0.2, किसी ने कहा मुझे कि इक्वेशन इज नॉट क्लियर, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, वाई इज 0.8, वाई बी इज 0.2, इस वाले चैम्बर में वही एक्स से हो जाएगा। अगर आपने इसको उठा के इसमें पलट लिया तो बताइए, ये समझ में आया, जो वाई ए था वो एक्स से हो जाएगा यहाँ। तो जब एक्स से हो गया तो टोटल प्रेशर निकाल दोगे कैसे, निकाल लोगे, टोटल प्रेशर निकाल लिया, तो वेपर में, इस वेपर में मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे डाल्टन्स लॉ से, पी अपॉन पी टोटल से। फिर जब इसमें पलटा तो इसका वाई इसका एक्स हो जाएगा, ये कैलकुलेशन है। लिक्विड में जस्ट राउल्ट्स लॉ यूज करना है, और वेपर में डाल्टन्स लॉ यूज करना है, बताइए क्लियर या नहीं। यहाँ पे ये चैप्टर आपका बेटा कंप्लीट है। कैलकुलेशन पे बता तो दिया, कितनी बार एक ही बात बताऊं, कि यहाँ से जो ये वेपर बनी है, लिक्विड आपको पता है, इसकी वेपर का कंपोजिशन निकाल लिया, कैसे निकाल लिया, डाल्टन्स लॉ से निकाल लिया, इससे निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद जो वेपर बनी उसको कंडेंस कराया, तो इस वेपर का कंपोजिशन वही होगा जो लिक्विड का है, और लिक्विड है तो वहां पे राउल्ट्स लॉ यूज करो, वेपर में डाल्टन्स लॉ यूज करो। एजियोट्रोप के अंदर क्या होता था कि अगर एक्स और वाई बराबर हो जाएं,
एजियोट्रॉप में यही होता था, अगर एक्स और वाई की वैल्यू बराबर हो जाए सपोज किसी पॉइंट पे, तो ये जो वेपर बनी इसको आपने कंडेंस कराया, पता चला उसी मोल फ्रैक्शन का लिक्विड बन रहा है, तो वहां तो मोल फ्रैक्शन ही नहीं चेंज होगा। सपोज अगर आपने 0.5 मोल फ्रैक्शन की वेपर बनाई, ये वेपर आया 0.5 का, आइए सपोज 0.5, ठीक है, इसको आपने कंडेंस कराया तो लिक्विड का अगेन मोल फ्रैक्शन विल बी 0.5। अब जिस वेपर को आप कंडेंस करा रहे हो उसी मोल फ्रैक्शन का लिक्विड मिल रहा है, तो आप करते रहो उसको अलग अलग, हमेशा 0.5 ही मिलेगा, अलग ही नहीं कर पाओगे। इस तरीके से हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं थ्रू सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक्स। ठीक है, लिक्विड में हमेशा राउल्ट्स लॉ यूज करेंगे, वेपर में डाल्टन्स लॉ यूज करेंगे। चलिए, तो आज बस इतना ही, आज की क्लास इतना ही है। हाँ, लिक्विड के हैंड रिटेन नोट्स में ऐड कर दूंगा, आज नहीं कल ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, अब जब भी आप आएंगे लिक्विड सॉल्यूशन की शीट कंप्लीट कर लेंगे। आने वाले टाइम में 27 तक तो मैं नहीं पढ़ा रहा कुछ भी नया, 27 के बाद 28 को मैं नहीं रुक रहा, 28 को पढ़ाऊंगा मैं। इससे पहले मैं मोल वगैरह इस टाइप की चीजें और भी जो डाउट्स वगैरह होंगे वो बता दूंगा मैं। नेक्स्ट चैप्टर विल बी केमिकल काइनेटिक्स, लेकिन आपको ये तब तक लिक्विड सॉल्यूशन की शीट कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, चलिए बेटा, ओके बाय।